वेलकम टू लाइफ प्रोसेसेस। क्या कभी तुमने सोचा है तुम जिंदा क्यों हो? माँ बोलेगी खाना खाने की वजह से, टीचर बोलेंगी पढ़ने के लिए, दोस्त बोलेंगे रील भेजने के लिए, और भाई दोस्त ये भी कहेंगे कि तुम तो जिंदा ही रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, ताकि रोज मुझे स्कूल का काम दे दो छापने के लिए। असल में भाई हम जिंदा इसलिए नहीं है कि बस खाए पिए सोए और घूमे और शिकायतें करें और मोबाइल भी चलाएं। हम जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमारा शरीर दिन रात काम करता है। इनविजिबल वर्क एट द मॉलिक्यूलर लेवल विच इज गोइंग ऑन 24/7। सांस चल रही है, हार्ट डीजे है जो एग्जाम के टाइम पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में धड़कता है, उसको फिर दिमाग समझाता है शांति से रहो भाई, काम करो अपना शांति से, बच्चा पढ़ के गया है। पेट खाना पचा रहा है और किडनीज वो क्या काम कर रहे हैं? किडनीज आर द सीरियल क्लीनर्स, और बेकार की चीजें शरीर से फिल्टर होकर सब बाहर जा रही हैं और ये प्रोसेसेस लगातार चल रही हैं। इन सारी ज़रूरी हरकतों की वजह से मैं आज ये सवाल पूछ पा रही हूँ कि भाई तुम क्यों ज़िंदा हो? और साइंस ये जवाब दे पा रहा है और हम उसको पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस सही से चल रहे हैं। मतलब लाइफ प्रोसेस बंद तो लाइफ भी बंद। हमारे शरीर के अंदर कुछ आवश्यक प्रोसेसेस लगातार होती ही रहती हैं और ये प्रोसेसेस हमें एनर्जी देती हैं, बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करती हैं और बॉडी को अलाइव बनाए रखने में भी हेल्प रखती हैं। सो वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 10, लाइफ प्रोसेसेस। How do you differentiate between what is alive and what is not? What a basic question. We will simply answer this by telling that if anything moves, it is alive. तो सोचो जरा, अब तुम आराम से चल तो रहे हो लेकिन तुम बहुत थके हुए भी हो। अचानक पीछे से डॉग के भौंकने की आवाज आती है और फिर 2 मिनट पहले जो इंसान बहुत थका हुआ था, यकीन मानो वो भी अचानक ओलंपिक लेवल स्प्रिंटर बन जाता है। तुम्हारे पीछे डॉग दौड़ रहा है। डॉग जीवित है, वो इसीलिए दौड़ रहा है और तुम्हें भी दौड़ा रहा है। तुम भी दौड़ रहे हो तो इसका सीधा मतलब ये है कि तुम भी लिविंग थिंग हो। दिल तुम्हारा जोर जोर से ढोल बजा रहा है और दिमाग चिल्ला रहा है। आज तो बच्चे को पूरा मूवमेंट चैप्टर समझ में आ ही जाएगा। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी न किसी कारण से अपनी जगह बदलते ही हैं और वे अपने बॉडी पार्ट्स को मूव भी करते हैं। इसी को हम कहते हैं मूवमेंट इन द लिविंग थिंग्स। लेकिन प्लांट्स का क्या? प्लांट्स तो ना दौड़ते हैं ना चिल्लाते हैं, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं और एक ही जगह पे ग्रो भी करते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और वो जिंदा भी हैं। लेकिन अगर सब सो रहे हो, क्या तब वे पावर सेविंग मोड में चले जाते हैं? जब कोई व्यक्ति सो जाता है तब भी उसके शरीर में लाइफ प्रोसेसेस लगातार चल रही होती हैं। इसी से पता चलता है कि वो जीवित है, अलाइव है। क्या साइन है कि वो अलाइव है? दैट द पर्सन इज ब्रीदिंग। और कोई कोई तो बुक खोलते ही हिप्नोटाइज हो जाते हो और सो भी जाते हो, लेकिन ऐसा करने से पढ़ाई इनकम्प्लीट रह जाती है, तो इसीलिए ऐसा मत करो। हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। ये 24/7 बिना छुट्टी वाला कर्मचारी है। पेट जो है वो मास्टर शेफ है। फेफड़े यानी लंग्स वो ऑक्सीजन की डिलीवरी बॉय है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और दिल जो है वो नॉन स्टॉप डीजे है और किडनी सीरियल क्लीनर्स हैं। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज टू मेंटेन देयर लाइफ, एंड these activities provide energy, help in the growth and repair, and remove the waste materials from the body. Such essential activities are called the life processes. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये ही चार मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं विदाउट विच द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। ये चार लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करती हैं पूरी बॉडी को एंड दे आर मूविंग डूइंग दिस प्रोसेसेस कंटिन्यूसली। To remain alive, the continuous molecular movement is needed inside the body of all the living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। पहले तो मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म द सेल कंपोनेंट्स। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच वी नो, दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर cells and together they make up the organs. Organ system work together to perform different life functions, and the organism is the complete living being with the help of all these organization. Now there are different environmental factors also which hamper the molecular organization. What are they? पहला फैक्टर तो है टेम्परेचर चेंज। एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड कैन डैमेज द सेल्स एंड द एंजाइम्स, स्लोइंग और स्टॉपिंग द लाइफ प्रोसेसेस। सेकंड इज द फिजिकल इंजरी। एनी टाइप ऑफ इंजरी breaks the tissues and the cells. Then thirdly, the lack of oxygen or water, where the cells cannot perform any activity. Then radiation and sunlight can also damage the DNA
And the cell structure, bacteria, virus, and fungi, they will attack and disturb the normal functioning. And aging is the natural wear and tear of the organism. So to maintain life, organisms constantly carry out maintenance process like nutrition, respiration, transport, synthesis of new molecules, repair of damaged cells, and removal of the waste. These processes involve non-stop movement of the molecules inside the cells. This ongoing chemical activity is called metabolism. Without it, the organized structure of the body would collapse, leading to the death. Hence, invisible molecular movement is essential for life when no visible movement is even seen. So, what are life processes? As I already told, they are the basic activities that all the living organisms have to perform, and they do perform to maintain and sustain the life, even when they are appearing to be doing nothing. These processes include nutrition, khana khana, respiration, release of energy, transportation, distribution throughout the whole body, and excretion, that is the removal of the waste products from the body. So to carry out these processes also, body requires energy. Energy होगी तभी काम होगा. This energy comes from outside the body of the organism. और इस जाने पहचाने सोर्स को हम कहते हैं food. The process by which food is taken from outside and used inside the body for energy is called nutrition. और भाई यही है nutritious थाली. सब्जी को ऐसे क्यों देखते हो भाई? जैसे सब्जी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया है. दिस न्यूट्रिशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर बिल्डिंग ऑफ द बॉडी. अब न्यूट्रिशन भी दो टाइप के हैं, नहीं बर्गर और पिज्जा नहीं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफ्स आर सेल्फ फीडर्स, दे कुक विद सनलाइट. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है, प्राइमरीली ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरियाज, दे प्रोड्यूस देयर ओन ऑर्गेनिक फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Who shows it? As I already told, green plants, algae, some bacteria is called the cyanobacteria. Cyanobacteria confused bacteria hai bhai, which behaves like the plants. Cyanobacteria are photosynthetic bacteria that can make the food by using sunlight. Our mom is not an autotroph, by the way, because she doesn't do photosynthesis. She doesn't have chlorophyll. She doesn't eat sunlight and carbon dioxide, and she depends on proper food like roti, sabzi, and rice. So, biologically, our mom is a heterotroph, which brings us to the second type of mode of nutrition. Who are the heterotrophs? They don't have kitchen, but they eat. Yes, the organisms that cannot make their own food, but they depend on other organisms for nutrition are called heterotrophs. Humans cannot make their own food by photosynthesis. They depend directly on the plants and animals for nutrition. Cow eats the plants for energy. So it is an example of herbivorous heterotroph. Lion depends on the other animals for the food. It is an example of carnivorous heterotroph. Now, heterotrophic nutrition is further divided into three types: holozoic nutrition, saprophytic nutrition, and parasitic nutrition. Holozoic, where they ingest the solid food; saprophytic, where they depend on the dead and decaying. So, holozoic nutrition is that type of heterotrophic nutrition in which an organism ingests solid food. It digests it, absorbs the nutrients, and eliminates the waste. Example: humans, cows, and amoeba, etc. Ingestion in the human is through the mouth, where the teeth will tell, first let us break down the food. Then the saliva will add, let me make the food more soft. Esophagus will tell that the food has to move through the esophagus like a slide, and no digestion is done here. In the stomach, the hydrochloric acid and the enzymes are waiting for the food, where they mix with the food well, turning it into a semi liquid paste. And the small intestine, this is where the real digestion happens. The bile juice, pancreatic juice, intestinal juice, they join the party. Food finally breaks into glucose, amino acids, and fatty acids. The large intestine is the water saving department. Water is absorbed from the undigested food, and excretion is the final exit of the food. Undigested waste is removed from the body through the organs. The food waves goodbye and tells, thank you for this memorable journey. Now, the mode of nutrition in amoeba.
The mode of nutrition in amoeba is known as the phagocytosis. It does the holozoic nutrition by the process where it senses the food first, extends the false feet or the pseudopodia to surround and engulf the food, forming a food vacuole. Then the digestion takes place. Enzymes surrounding the cytoplasm enter the food vacuole and breaks down the complex food into the more soluble substance. Then the absorption and the assimilation takes place, and finally the food vacuole moves to the cell surface and the cell membrane ruptures to release the undigested waste. Here is the step by step explanation with the diagram as to how the holozoic mode of nutrition is carried out in amoeba, starting from ingestion, then the false feet, that is a pseudopodia capturing the food, engulfing the food, formation of food vacuole, further followed by digestion and assimilation, and at last egestion of the unwanted particles. Now, second mode of nutrition is the saprophytic mode of nutrition. The saprophytes don't eat food, they absorb it. Yes, the saprophytic nutrition is a type of heterotrophic nutrition in which organisms obtain food from dead and decaying organic matter. Their main source of food are the dead and the decaying matters. The organisms are called the saprophytes. They secrete digestive enzymes outside their body. The digested food is absorbed back into the body and they act as the decomposers in the ecosystem. The saprophytes, such as the fungi and the bacteria, digest food externally through the process of extracellular digestion. They secrete digestive enzymes like cellulose, protease, and lipase onto the dead and decaying organic matter to break down the complex organic compounds like fats, proteins, and carbohydrates into simpler soluble substances which are then absorbed through their cell walls into their bodies. For examples, mushroom, the bread mold, and the yeast. And the third type of mode of nutrition is the parasitic nutrition. It is a type of heterotrophic nutrition in which an organism, the parasite, lives on or inside the body of the organism called the host. Parasite derives all the food from the host free, causing the harm to the host free. Parasites live freely on the host while the host has to pay the bill. पैरासाइट खुद खाना नहीं बनाते हैं बल्कि किसी और के शरीर में फ्री का पीजी लेकर फ्री का खाना खाते हैं। होस्ट सोचता है बेचारा कि मैं कमज़ोर क्यों होता जा रहा हूँ, और पैरासाइट यानी कि परजीवी वो अंदर से बोलता है थैंक यू, खाना बहुत शानदार है। So the parasite depends completely or partially on the host. Host is weakened due to the loss of nutrients. Parasites does not kill the host immediately. उसको तो खाना चाहिए ना. So it gradually intakes all the food. Common in animals, plants, fungi, and microorganisms. Examples are the tapeworm in the human intestine, lice on the human scalp, plasmodium in the human blood causing malaria, and cuscuta in the plants. The Venus flytrap and the pitcher plant, they also use the mode of nutrition, but it is a combination of autotrophic and heterotrophic because they have to thrive in the nutrient poor boggy soil where the nitrogen is less. So these plants produce energy via sunlight. They also capture and digest the insects using specialized snap trap leaves to obtain essential nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium, which is absent in its habitat. So thank you for watching. Stay tuned for the remaining part of the chapter in the next video.